नमस्कार। औपचारिक भाषा और स्वचालित सिद्धांत कंपाइलर डिज़ाइन में एक अनुप्रयोग। इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। इस व्याख्यान में हम बात करेंगे गतिशील भंडारण आवंटन, रणनीतियाँ और विचार, जिसे हम बोलते हैं डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन, स्ट्रैटेजीज एंड कंसिडरेशंस। तो इस व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य है विभिन्न प्रकार के जो एलोकेशन स्ट्रैटेजीज होते हैं, जो डायनेमिक एलोकेशन स्ट्रैटेजीज, उनके बारे में बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशंस, क्योंकि जब अलग अलग तरीके से आप डायनेमिक एलोकेशन करते हैं मेमोरी का, तो उस टाइम आपके टूट फूट की समस्या आती है, जिसे हम फ्रेगमेंटेशंस कहते हैं। हम उस पर बात करेंगे। साथ में यह भी देखेंगे कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस के थ्रू अगर मेमोरी एलोकेट किया गया है तो उसको कैसे कलेक्ट किया जाता है, जिसको हम गार्बेज कलेक्शंस बोलते हैं। और साथ में अलग अलग मेथड जो डायनेमिक एलोकेशन स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, उसका उपयोग किया जाता है, तो उससे आपके कंपाइलर के प्रदर्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है, हम इस विषय पर भी बात करेंगे। तो आप जानते हैं कि जो डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशंस है, एक मौलिक अवधारणा है जो कंप्यूटर सिस्टम में रन टाइम पर मेमोरी को प्रबंधित करने से संबंधित है। जब आपका प्रोग्राम संपादित होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम में दो तरीके के मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, एक स्टैटिक मेमोरी और एक डायनेमिक मेमोरी। स्टैटिक मेमोरी कंपाइल टाइम में ही आपका एलोकेट कर देता है, लेकिन डायनेमिक मेमोरी है जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उस टाइम में उसका एलोकेशन किया जाता है। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस के विपरीत, जहां मेमोरी का आकार और स्थान कंपाइल के दौरान ही निर्धारित किया जाता है, डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन एक प्रोग्राम को रनिंग के दौरान आवश्यकता अनुसार मेमोरी मांगने और उसे मुक्त करने की अनुमति देता है। इसका मतलब जो प्रोग्राम रन टाइम में एलोकेट होगा और डी एलोकेट होगा, उसी को हम डायनेमिक प्रोग्राम के बोलते हैं। उसी के हिसाब से वह किस तरीके से आपके कंपाइलर के द्वारा मैनेज होता है, उस पर हम बात करेंगे। तो डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशंस क्यों महत्वपूर्ण है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि यह आपको फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन प्रदान करता है। यह प्रोग्रामों को विभिन्न डेटा आकारों और वर्कलोड को कुशलतापूर्वक संभालने में सक्षम बनाता है, जो आधुनिक एप्लीकेशनों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जैसे विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल होना होता है। साथ में आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, वह रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन में भी आपका सहयोग करता है, जो संसाधन को ऑप्टिमाइज करता है। मेमोरी को केवल तभी आवंटित करते हैं जब उसकी ज़रूरत होती है। जब उसकी ज़रूरत नहीं होती तो वह उसे डीएलोकेट कर दिया जाता है। साथ में अब इसमें मुख्य रणनीतियाँ क्या होती है कि डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन में मुख्य रणनीतियाँ कौन कौन से अप्लाई किए जाते हैं। तो एक है प्रथम फिट, या इसे हम बोलते हैं फर्स्ट फिट। यह पहली मेमोरी ब्लॉक आवंटित करता है जो अनुरोध को पूरा करने के लिए पर्याप्त और बड़ा होता है। इसे लागू करना आसान होता है, लेकिन समय के साथ यह फ्रेगमेंटेशंस का कारण बन सकता है, आपके टूट फूट का कारण बन सकता है। दूसरा जो तरीका होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने का, वह है बेस्ट फिट, या उसे सर्वश्रेष्ठ फिट भी कहते हैं। यह सबसे छोटी मेमोरी ब्लॉक को चुनते हैं जो अनुरोध के लिए उपयुक्त होता है और जिससे बर्बाद होने वाली जगह को कम करने का लक्ष्य होता है। जब यह एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशंस को कम करता है, यह आवंटन के समय को बढ़ा सकता है और आंतरिक टूट फूट का कारण बन सकता है। तो डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशंस की तीसरी जो रणनीति होती है, जिसे हम वर्स्ट फिट बोलते हैं, या हिंदी में बोले तो सबसे खराब फिट। यहाँ पे खराब का मतलब ये है कि जो सबसे बड़े जो उपलब्ध ब्लॉक होता है मेमोरी का, उसको ही सबसे पहले एलोकेट किया जाता है जब रन टाइम में मेमोरी की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट जो आपका तकनीक होता है या स्ट्रेटजी जो डायनेमिक मेमोरी के लिए यूज़ होता है, उसको बडी सिस्टम कहते हैं। तो मेमोरी को 2 के घातांक के आकार के ब्लॉकों में प्रबंधित करता है और ब्लॉकों को मर्ज और स्प्लिट करने के लिए एक प्रणाली बनाया जाता है। यह कुशल मेमोरी उपयोग और कम फ्रेगमेंटेशन या टूट फूट के बीच संतुलन बनाए रखता है।
और जो पांचवा तरीका होता है उसे हम स्लैब एलोकेशंस कहते हैं। यह ज़रूरत के हिसाब से उसके मेमोरी को एलोकेट किया जाता है और उस मेमोरी को स्लैब मेमोरी कहते हैं, जिसमें समान आकार की वस्तुओं का प्रबंधन अत्यधिक कुशल होता है, लेकिन बदलते आकार की वस्तुओं के लिए यह कम अनुकूल होता है। तो इस तरीके से देखे हैं कि 5 अलग अलग रणनीतियां हैं जो आपके डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटजीज में अप्लाई होती है। अब हम इस पे बात करते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर को विशेष तौर पर आपको विचार करना होगा, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में एक जो इशू है जिसे कंसीडर करना बहुत जरूरी है, वह फ्रेगमेंटेशंस या उसे टूट-फूट कहते हैं। तो डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन में एक प्रमुख चुनौती टूट-फूट का प्रबंधन है। यह 2 तरीके से हो सकता है, एक आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशंस और दूसरा तरीका होता है आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशंस। जो इंटरनल आपके भीतरी ब्लॉक में वह खाली स्पेस होता है जिसे आप उपयोग नहीं कर सकते। वैसे ही आउटर सतह पे जो आपके अप्रयुक्त ब्लॉक्स होते हैं, जो मेमोरी स्पेस होता है, उसे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशंस कहते हैं। दूसरा इशू जो है जिसे आप विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जिसे हम गार्बेज कलेक्शंस कहते हैं। यहाँ पे गार्बेज का मतलब ये होता है कि जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है उस टाइम पे जो मेमोरी एलोकेट हो जाता है, एलोकेट होने के बाद जब उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाता है या उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाता है, तो उस मेमोरी को वापस से कैसे डी एलोकेट करें, उसे कैसे संग्रहित करें ताकि अगले प्रोग्राम के ज़रूरत के हिसाब से उसे फिर से एलोकेट किया जाए। तो ये जो तरीका है, तो वह किस तरीके से मैनेज होगा उसे हम गार्बेज कलेक्शंस कहते हैं। तो इस पे भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। साथ में यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी या तकनीक अप्लाई करें जिससे आपका परफॉर्मेंस डिग्रेड ना हो, कम ना हो, बल्कि परफॉर्मेंस उसका और ज़्यादा अच्छा हो। तो आवंटन रणनीति का चयन प्रणाली के प्रदर्शन को प्रभावित करता है। इसलिए हम कौन सा प्रणाली उपयोग कर रहे हैं डायनेमिक वेरिएशन के लिए, वह यह हमें विशेष विचार करना होगा। अब हम बात करते हैं जो हमने 5 स्ट्रेटजीज के बारे में बात किया है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जो रणनीति है वह आपका फर्स्ट फिट है। फर्स्ट फिट का मतलब ये है कि आपके मेमोरी में अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं जो आपके खाली रहते हैं। तो फर्स्ट फिट में क्या होता है कि जैसे ही रन टाइम पे मेमोरी का रिक्वायरमेंट आएगा, तो उसमें जो सबसे पहला ब्लॉक जो उस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा हो, जो उस ज़रूरत को पूरा कर रहा हो, अगर उस साइज़ का मेमोरी ब्लॉक अगर अवेलेबल है तो उसे एलोकेट कर दिया जाता है। तो यह फर्स्ट फिट कहलाता है। यह रणनीति सबसे सरल और सामान्यतः उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है। अगर फर्स्ट फिट पे यह कैसे काम करता है, तो जब मेमोरी का अनुरोध किया जाता है रन टाइम में, तो एल्गोरिथम फ्री मेमोरी ब्लॉक्स की सूची को खोजता है और जो सबसे पहला ब्लॉक जो पर्याप्त बड़ा हो, जो अनुरोध को पूरा कर रहा हो, तो उसे आवंटित कर दिया जाता है। यदि कोई ब्लॉक का बचा हुआ हिस्सा होता है तो वह फ्री ब्लॉक्स की सूची में आता है और यही आपका फ्रेगमेंटेशंस कहलाता है या यही आपका टूट-फूट कहलाता है। हम इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास मेमोरी ब्लॉक अवेलेबल है जो फ्री है, जिसकी साइज आपका 50 किलोबाइट, 150 किलोबाइट, 200 किलोबाइट और 100 किलोबाइट है। ये आपके फ्री ब्लॉक्स हैं। अब जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम पे 120 किलोबाइट ब्लॉक की ज़रूरत का एक अनुरोध आता है, एक रिक्वेस्ट आता है। तो आप देखेंगे कि जो पहला ब्लॉक है उसकी साइज़ 50 केबी है, जबकि ज़रूरत है 120 केबी की। इसका मतलब 50 केबी उस अनुरोध को पूरा नहीं कर सकता। तो अब दूसरे ब्लॉक पे जाते हैं। जो दूसरे ब्लॉक का साइज है वह 150 केबी है और जो अनुरोध किया गया उसकी साइज जो है आपका वो 120 केबी है। तो आराम से जो 120 केबी का जो रिक्वेस्ट है, जो अनुरोध है, उसे 150 ब्लॉक में, किलोबाइट के ब्लॉक में पूरा किया जा सकता है। इसलिए आपका 150 किलोबाइट का जो ब्लॉक है वह एलोकेट हो जाएगा। तो आवंटन के बाद 150 किलो बाइट का ब्लॉक जो बचा हुआ है उसमें आप देखिए, क्योंकि ज़रूरत 120 केबी का था, एलोकेट 150 केबी का हुआ है,
मतलब 30 केबी का हिस्सा आपका फ्री रहेगा और यही आपका फ्रेगमेंटेशंस है। यही इसी को हम फ्रेगमेंटेशंस, क्योंकि अब अभी आप उसको उपयोग नहीं कर सकते। तो फर्स्ट फिट के जो मुख्य बिंदु है कि फर्स्ट फिट रणनीति को लागू करना आसान है और सामान्यतः आवंटन के गति के मामले में अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन यह आवंटन के समय की जटिलता को कम करता है। फर्स्ट फिट समय के साथ फ्रेगमेंटेशंस का कारण बन सकता है। इससे छोटे फ्री ब्लॉक्स जमा हो जाते हैं, जिससे बड़े निरंतर ब्लॉक्स का आवंटन करना कठिन हो जाता है। यह रणनीति उन परिदृश्यों के लिए उपयुक्त है जहां आवंटन की गति महत्वपूर्ण होती है और मेमोरी उपयोग पैटर्न अपेक्षाकृत सरल होता है। इसका मतलब जहां पे हम फ्रेगमेंटेशन या टूट फूट पे ज़्यादा ध्यान न दें, यह देखें कि जो मेमोरी का एलोकेशन है वह फास्ट हो, तो उस समय हम फर्स्ट फिट रणनीति का उपयोग कर सकते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस के लिए। अब सेकंड जो रणनीति है जिसे हम बेस्ट फिट कहते हैं, इसमें जो आपके जो अवेलेबल ब्लॉक होते हैं उसमें जब मेमोरी की रिक्वेस्ट आता है तो जो सबसे छोटा ब्लॉक रहता है जो उस रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करे, उस ज़रूरत को पूरा करे, तो उस ब्लॉक को एलोकेट कर दिया जाता है। इसमें भी आपके टूट फूट की संभावना रहती है, मीन्स आपके फ्रेगमेंटेशंस की संभावना रहती है। तो जब मेमोरी अनुरोध किया जाता है तो एल्गोरिथम फ्री ब्लॉक्स की सूची को स्कैन करता है ताकि उस ब्लॉक को ढूंढा जा सके जो अनुरोधित आकार के सबसे करीब हो, और जो सबसे करीब ब्लॉक रहता है उसी को एलोकेट किया जाता है ताकि जो फ्रेगमेंटेशंस है वह कम से कम हो। अगर इसमें उदाहरण देखें फिर से, तो हमारे पास 3-4 आपके ब्लॉक साइज दिए हुए 50 KB, 70 KB, 120 KB और 200 KB, और अनुरोध आ रहा है आपके 80 KB का। तो आप देखिए 80 KB की ज़रूरत को जो है 50 KB पूरा नहीं कर सकता, 70 KB पूरा नहीं कर सकता, लेकिन 80 KB की ज़रूरत को 120 KB पूरा कर सकता है और 200 KB भी पूरा कर सकता है। तो इसमें से जो सबसे कम फ्रेगमेंटेशंस होगा वह 120 KB के साथ होगा, मतलब 80 आपका एलोकेट हो जाएगा और 40 KB बचेगा। लेकिन अगर 200 KB को एलोकेट कर देते तो उसमें 120 KB का ब्लॉक आपका फ्री बच जाता। तो इसलिए आपका 120 KB मेमोरी आपके बेस्ट फिट के थ्रू एलोकेट होगा। इस रणनीति का सबसे अच्छे ब्लॉक को खोजने में अधिक समय लग सकता है, और विशेषकर फ्री ब्लॉक्स की बड़ी सूची में, जिससे आवंटन की गति प्रभावित हो सकती है। तो इसमें क्या है, जितने भी आपके फ्री ब्लॉक्स हैं हर बार हर एक ब्लॉक को सर्च किया जाएगा, उसमें यह देखा जाएगा कि जो सबसे मिनिमम फ्रेगमेंटेशन कौन सा ब्लॉक क्रिएट कर रहा है और उसी ब्लॉक को एलोकेट किया जाता है। तीसरा तरीका है जो आपका वर्स्ट फिट है। इसमें क्या होता है कि जब मेमोरी का रिक्वायरमेंट आता है रन टाइम पे, तो जो सबसे बड़ा ब्लॉक होता है उस ब्लॉक को एलोकेट कर दिया जाता है। तो यह कैसे काम करता है, जब मेमोरी अनुरोध किया जाता है तो एल्गोरिदम फ्री ब्लॉक्स की सूची को स्कैन करता है ताकि जो सबसे बड़ा उपलब्ध ब्लॉक है उसे ढूंढा जा सके। फिर जो सबसे बड़े ब्लॉक को अनुरोध के हिसाब से आवंटित कर दिया जाता है। आवंटित ब्लॉक का बचा हुआ हिस्सा यदि कोई हो तो एक छोटे फ्री ब्लॉक के रूप में बदल जाता है, जिससे समय के साथ आपका फ्रेगमेंटेशन बढ़ जाता है। जैसे पुनः अगर एग्जाम्पल देखें, जो आपका पहला वाला एग्जाम्पल था, तो अगर वर्स्ट फिट का अगर तरीका देखें तो जब रिक्वायरमेंट आएगा 80 KB के लिए, और अगर 200 KB और 120 KB के अगर फ्री ब्लॉक अवेलेबल है, तो वो जो सबसे बड़ा ब्लॉक है 200 KB का, वह उसे एलोकेट करेगा। अब हम बड़ी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो आपका मेमोरी है वह 2 के पावर में, जैसे आपका 32 बाइट, 64 बाइट, 128 बाइट, ये सभी आप देख सकते हैं 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, इस तरीके से आपके मेमोरी को उस तरीके से बांटा जाता है। फिर फ्ली ब्लॉक्स को क्योंकि इसमें इसका मुख्य लाभ क्या रहता है कि जब आपका मेमोरी डिलोकेट होगा तो उसको मर्ज करना आसान होता है, और साथ में इसमें फ्रेगमेंटेशंस आपके कम होते हैं। तो बड़ी सिस्टम कैसे काम करता है, तो मेमोरी को प्रारंभ में बड़े ब्लॉक्स में विभाजित किया जाता है, और ये ब्लॉक्स पुनरावृत्त रूप से छोटे बड़ी ब्लॉक्स में विभाजित किए जाते हैं,
जिनका आकार 2 की शक्ति में होता है। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पे 64, अगर आप उसको 2 के पावर में लेंगे तो वो बाकायदा आपका 32 KB, 16 KB, ये सभी आपके 2 के पावर में है। जैसे 2 के पावर 4 मतलब 16, 2 के पावर 5 मतलब 32, 2 के पावर 6 64, ऐसे। अब इसमें आवंटन कैसे होता है? जब मेमोरी का अनुरोध किया जाता है तो सिस्टम सबसे छोटे उपलब्ध ब्लॉक को खोजता है जो अनुरोध को पूरा कर सके। यदि ऐसा ब्लॉक मिल गया तो वह तो तुरंत एलोकेट हो जाएगा, लेकिन अगर ब्लॉक की साइज उससे बड़ी है, यदि ऐसा ब्लॉक नहीं मिलता तो वह एक बड़े ब्लॉक को छोटे बड़े ब्लॉक्स में विभाजित करता है जब तक कि सही आकार जो ज़रूरत है, जिसका रिक्वायरमेंट है, उस आकार में वह ना आ जाए। और जब मेमोरी आपका मुक्त होता है तो सिस्टम जांचता है कि क्या मुक्त ब्लॉक का बड़ी समान आकार का अगला ब्लॉक भी फ्री है। अगर ऐसा कुछ है तो वह दोनों को मर्ज कर देता है ताकि भविष्य में जो अनुरोध आए उसके हिसाब से उसको आवंटित किया जा सके। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे अगर हमारा प्रारंभिक मेमोरी है जो फ्री है 180 KB, 64 KB और 32 KB के हैं, जिसमें 128 KB ब्लॉक के 64 KB बड़ी में विभाजित किया जाता है। अब मान लो 50 KB का एक अनुरोध आता है, तो अगर 50 KB का एक अनुरोध आएगा तो एक 32 KB का तो एलोकेट हो जाएगा। अब जो उसमें जो बचे हुए स्पेस है उसको कैसे एलोकेट करेंगे? तो 32 KB के पास आप देखेंगे वहाँ पे एक 64 KB का स्पेस है, लेकिन जो अनुरोध है उसमें 18 KB की ज़रूरत है क्योंकि 32 KB आपका एलोकेट हो गया है। तो वो पूरा 64 KB आपका एलोकेट नहीं होगा, वह 2 छोटे छोटे 32 KB के ब्लॉक में डिवाइड हो जाएंगे और वो जो 32 KB है उसमें से एक जो 32 KB रहेगा उसमें जो आपके 18 KB जो बचे हुए उसको एलोकेट किया जाएगा। तो इस तरीके से आपके बड़ी सिस्टम में एलोकेशन होता है। इस प्रणाली में ब्लॉक्स को विभाजित और मर्ज करने के संरचित दृष्टिकोण के कारण त्वरित आवंटन और डी आवंटन समय मिलते हैं, लेकिन बड़ी जोड़ों को प्रबंधन करने की लागत प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। इसका मतलब इसमें आपका त्वरित आवंटन होता है और साथ में आपके फ्रेगमेंटेशंस को भी आसानी से मैनेज किया जा सकता है। जो आखिरी जो आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटजीज है जिसे हम स्लैब एलोकेशंस कहते हैं, यह विशेष आकार की वस्तुओं के लिए मेमोरी के टुकड़े स्लैब पूर्व आवंटित करता है। इसका मतलब यह होता है कि पहले से ही हम बता देते हैं कि या कंपाइलर इन्फॉर्म कर देता है कि अप्रॉक्सीमेट कितना मेमोरी स्पेस ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके हिसाब से स्थिर आकार के वस्तुओं को प्रबंधित करने के लिए यह तरीका प्रभावित होता है। तो उसके हिसाब से क्या होता है, एडवांस में ही उतना मेमोरी स्पेस एलोकेट या रिजर्व करके रखा जाता है। यह कैसे काम करता है? तो मेमोरी को स्लैब में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक में एक निश्चित आकार की वस्तुओं की संख्या होती है। स्लैब को एक बड़े मेमोरी पूल में आवंटित किया जाता है। प्रत्येक स्लैब के भीतर मेमोरी को छोटे टुकड़ों में प्रबंधित किया जाता है। प्रत्येक टुकड़ा एक विशिष्ट आकार की वस्तु के लिए होता है। स्लैब एक फ्री और उपयोग की गई वस्तुओं की सूची बनाए रखता है। जब एक वस्तु का अनुरोध किया जाता है तो सिस्टम उस स्लैब से आवंटित करता है जिसमें उपयुक्त आकार की फ्री वस्तुएं होती हैं। जब एक वस्तु को मुक्त किया जाता है तो उसे स्लैब की फ्री लिस्ट में वापस कर दिया जाता है। यदि एक स्लैब की सभी वस्तुएं मुक्त कर दी जाती है तो स्लैब को उपलब्ध मेमोरी पूल में वापस किया जा सकता है। इसके परिणाम आवंटित वस्तुओं को उपयोग के रूप में चिन्हित किया जाता है और स्लैब की फ्री लिस्ट को अपडेट किया जाता है। यह आवंटन कुशल है क्योंकि यह विभिन्न ब्लॉक आकारों के माध्यम से खोज की लागत को समाप्त करता है। अब हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशंस के बारे में। तो डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशंस के जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है फ्रेगमेंटेशंस, या जिसे हम टूट-फूट, यहाँ पे वह शब्द यूज़ किया गया है। तो यह टूट-फूट का मतलब वह है वह मेमोरी स्पेस जो एलोकेट होने के बाद खाली बच जाता है और उस स्पेस के साइज इतना होता है कि उसे पुनः एलोकेट नहीं किया जा सकता। तो डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशंस में फ्रेगमेंटेशंस एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है
क्योंकि यह मेमोरी उपयोग की दक्षता और आवंटन प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। फ्रेगमेंटेशन तब होती है जब मेमोरी छोटे असंलग्न ब्लॉक्स में विभाजित हो जाती है, जिससे व्यर्थ की जगह और बड़े लगातार ब्लॉक्स के आवंटन में कठिनाई होती है। यह मुख्यतः दो तरीके से होती है, या दो तरीके का होता है। एक हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशंस बोलते हैं या आंतरिक टूट-फूट बोलते हैं, और दूसरा आपका बाहरी फ्रेगमेंटेशंस या उसे हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशंस कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशंस के बारे में। तो आंतरिक टूट-फूट तब होती है जब आवंटित मेमोरी ब्लॉक्स की आकार की तुलना में अधिक होती है, जिससे आवंटित ब्लॉक के भीतर अनयूज्ड स्पेस बच जाती है। इसका मतलब अभी हमने उदाहरण में देखा कि जैसे फर्स्ट फिट, बेस फिट या वर्स्ट फिट या कोई भी तरीका अप्लाई करते हैं तो मेमोरी का रिक्वायरमेंट कितना आया है और उसको कितना स्पेस एलोकेट किया गया है। जैसे 120 KB का मेमोरी रिक्वायरमेंट आया और अगर एलोकेट किए हैं 150 KB, तो वो जो 30 KB है वह अनयूज्ड स्पेस है, उस मेमोरी स्पेस को यूज नहीं किया गया है। तो वही आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशंस है। यह तब होता है जब मेमोरी को निश्चित आकार के ब्लॉक्स में आवंटित किया जाता है या जब अनुरोधित आकार आवंटित ब्लॉक से छोटा होता है। तो आंतरिक टूट-फूट के उदाहरण हमने अभी आपसे चर्चा किया कि किस तरीके से आंतरिक टूट-फूट में आपके जो स्पेस है वह आपके अनयूज्ड रहते हैं, उसका साइज इतना छोटा रहता है कि भविष्य में आने वाले जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशंस की, या इसी को हम बोलते हैं बाहरी टूट-फूट। तो बाहरी टूट-फूट तब होती है जब फ्री मेमोरी उपलब्ध होती है लेकिन असंलग्न होती है, जिससे बड़े मेमोरी ब्लॉक्स का आवंटन कठिन हो जाता है। इसका मतलब जब आप मेमोरी एलोकेट किया गया था तो बीच बीच में आपके स्पेस बचे हुए हैं, लेकिन वो जो स्पेस है वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। वह जो बचे हुए ब्लॉक है वो आपके अलग अलग है। अगर वो ब्लॉक एक साथ होता तो जो बड़े मेमोरी का अगर रिक्वायरमेंट आता तो उसे आप आवंटित कर सकते थे, आपका कंपाइलर उसे आवंटित कर सकता था, लेकिन वह ब्लॉक अलग अलग जगह पे है, जुड़े हुए नहीं हैं। भले ही उसका जो कंबाइंड साइज है वह काफ़ी बड़ा है, लेकिन वह टुकड़े टुकड़े में अलग अलग जगह है, जिसे आप किसी बड़े मेमोरी के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते। तो यह कहलाता है आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशंस। यह तब होता है जब मेमोरी विभिन्न आकारों में आवंटित और डी आवंटित की जाती है, जिससे आवंटित ब्लॉक्स के बीच छोटे अंतराल हो जाते हैं। तो यह जो बाहरी टूट-फूट है या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशंस है, इसमें हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि मान लीजिए मेमोरी में 50 KB, 30 KB और 100 KB के फ्री ब्लॉक्स है और 60 KB का एक मेमोरी का अनुरोध आया है। तो आवंटन किसी भी फ्री ब्लॉक्स को पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि 60 KB का एक भी लगातार ब्लॉक नहीं है। तो फ्री ब्लॉक्स बहुत छोटे या टूटे हुए हैं जो अनुरोध को पूरा नहीं कर सकते। जैसे 50 KB आपका अनुरोध पूरा नहीं कर सकता, 30 KB आपका अनुरोध पूरा नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन 60 KB आपका जरूर पूरा कर सकता है। तो उस कंडीशन में जैसे ये 50 KB और 30 KB को हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से आपका वह एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशंस है। भले ब्लॉक साइज है लेकिन वो जुड़ा हुआ नहीं है, वह अलग अलग है। अगर वह एक साथ होता तो आप 60 KB के रिक्वायरमेंट को जरूर पूरा कर सकते थे। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो आंतरिक टूट-फूट को कैसे कम किया जाए, तो डायनेमिक ब्लॉक साइज या मेमोरी पूल का उपयोग करें जो अनुरोधित आकार के करीब हो ताकि इंटरनल फ्रेगमेंटेशंस कम हो सके। उसी तरीके से मेमोरी को पुनर्व्यवस्थित करने और फ्री ब्लॉक्स को बड़े लगातार क्षेत्रों में संकेंद्रित करने के लिए मेमोरी कॉम्पैक्शंस लागू करें। इसीलिए आप देखते हैं कि इवन आप अपने कंप्यूटर में भी जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑप्शन आता है कि आप एक टाइम के बाद मेमोरी को कॉम्पैक्ट करते हैं, और जब आप कॉम्पैक्ट करते हैं तो आपके मेमोरी में जो फ्री स्पेस का जो साइज है वह बढ़ा हुआ दिखाता है। तो इस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशंस को कम करने की कोशिश किया जाता है। आप पूरी तरीके से एक फ्रेगमेंटेशंस को नहीं हटा सकते,
लेकिन हाँ, विभिन्न तरीकों से आप उसे कम जरूर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो अगला इशू है जिसे हम गार्बेज कलेक्शंस बोलते हैं। तो कुछ स्वचालित रूप से उस मेमोरी को पुनः प्राप्त करता है जो अब उपयोग में नहीं है। तो आपके कुछ भाषा, कुछ लैंग्वेज ऐसे हैं जिसमें आपका गार्बेज कलेक्शंस आपका ऑटोमेटिक होता है, लेकिन कुछ भाषा में गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिक नहीं होता। ऑटोमेटिक का मतलब रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट हो गया और जब उस स्पेस की ज़रूरत नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली वो आपका डी एलोकेट हो जाएगा और फ्री मेमोरी में जाके जुड़ जाएगा। लेकिन कुछ भाषा में गार्बेज कलेक्शंस करने के लिए आपको अलग से कमांड देना पड़ता है, जैसे आपके सी में है। तो गार्बेज कलेक्शंस एक तकनीक है जिसका उपयोग उन मेमोरी को स्वचालित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है जो अब प्रोग्राम द्वारा उपयोग में नहीं है। मतलब जब प्रोग्राम की ज़रूरत थी तो एलोकेट कर दिया गया, लेकिन अब प्रोग्राम को उस स्पेस की ज़रूरत नहीं है तो उसे फिर से इकट्ठा किया जाता है। तो आपके इसमें जो तकनीक है, तो एक तकनीक होता है आपका संदर्भ गणना कि गार्बेज कलेक्शंस, तो प्रत्येक वस्तु के लिए संदर्भों की संख्या को ट्रैक करता है। जैसे कोई मेमोरी एलोकेट हुआ है तो उसको अभी उस स्पेस को कौन को रिफर कर रहा है। अगर उसका जो रेफरेंस पॉइंट है, उसकी जो संदर्भ गणना है, अगर 0 पहुंच जाती है तो उस मेमोरी को डी एलोकेट किया जाता है। वैसे ही आपका मार्क एंड स्वीप टेक्निक है, सभी पहुंच योग्य वस्तुओं को चिन्हित करता है और फिर मेमोरी को स्वीप करता है ताकि चिन्हित नहीं की गई वस्तुओं की मेमोरी को पुनः प्राप्त किया जा सके। इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, एक फिक्स टाइम में बार बार उसको विजिट किया जाता है और यह देखा जाता है कि यह मेमोरी उपयोग में है कि नहीं। एक तरीके से उसके ऊपर मार्क किया जाता है। अगर वह उपयोग में नहीं होता तो उसे डी एलोकेट कर लिया जाता है। एक है जनरेशन कलेक्शंस, वस्तुओं को उनके आयु के आधार पर पीढ़ियों में विभाजित करता है। युवा पीढ़ियों को बार बार एकत्रित करता है जबकि वृद्ध पीढ़ियों को कम बार एकत्रित किया जाता है। तो जो आपका जो वेरिएबल है या जो मेमोरी स्पेस है जो नया एलोकेट हुआ है तो उसको बार बार डी एलोकेट किया जाता है, और जो आपके पुराने मेमोरी है जो ऑलरेडी इन यूज़ है तो उसको कम डी एलोकेट किया जाता है। तो गार्बेज कलेक्शंस के जो प्रदर्शन के प्रभाव है, मेमोरी खोजने और आवंटित करने में लगने वाला समय, जो अब हम बात करेंगे कि इसमें अगर हम कोई तकनीक अप्लाई करते हैं तो वह किस तरीके से उसको अफेक्ट करता है, उसके परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करता है। तो मेमोरी खोजने और आवंटित करने में लगने वाला समय मुख्यतः यह है। डी एलोकेशंस के समय मेमोरी को फ्री पूल में लौटाने में लगने वाला समय, यह हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके कंप्यूटर में जो मेमोरी एलोकेटेड है तो गार्बेज कलेक्शन उसको कैसे प्रभावित करता है। तो डेफिनेटली फ्री स्पेस को ढूंढने के लिए आप एक अलग प्रोग्राम रन करेंगे तो उनको कुछ टाइम लगेगा। फिर जो स्पेस मिल गया उसको वापस से डी एलोकेट करने के लिए आपको टाइम लगेगा, और साथ में अगर फ्रेगमेंटेशंस है तो फ्रेगमेंटेशंस को कम करने के लिए जो आपका टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आपके सिस्टम के जो प्रभाव है वह इफेक्ट करते हैं गार्बेज कलेक्शंस के द्वारा और आपके फ्रेगमेंटेशंस के द्वारा। तो उसको कैसे हम अपने सिस्टम के प्रदर्शंस को, उसके परफॉर्मेंस को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो पहला है आवंटन गति को अनुकूलित करना, मतलब हम कोई ऐसी रणनीति अप्लाई करें जिसमें आवंटन की जो गति हो वह तेज हो। सेकंड है आपके, हमको फ्रेगमेंटेशंस की अलग अलग रणनीतियाँ अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि टाइमली आपके जो फ्रेगमेंटेशंस है, चाहे वह इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, वह टाइम पे उसको रिजॉल्व किया जा सके। तो अब हम बात करेंगे, तो हमने चर्चा किया कि जो आपके डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस है उसके अलग अलग एलोकेशन स्ट्रेटजीज होते हैं। हमने चर्चा किया कि 5 एलोकेशन स्ट्रेटजीज है, जैसे कि एक फर्स्ट फिट, दूसरा आपका बेस फिट, तीसरा वर्स्ट फिट, चौथा बडी सिस्टम। हम इसके बारे में बात किए और हमने देखा कि आपके फर्स्ट फिट, बेस फिट और वर्स्ट फिट में आपका जो
जो इश्यूज होता है वह आपका फ्रेगमेंटेशंस का इश्यूज होता है। वह जो फ्रेगमेंटेशंस है वह आपके इंटरनल फ्रेगमेंटेशंस भी हो सकते हैं और साथ में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशंस भी हो सकते हैं। फिर हमने चर्चा किया कि उस फ्रेगमेंटेशंस को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। साथ में हमने डिस्कस किया कि कॉम्पैक्शन, कि अगर मेमोरी कॉम्पैक्ट करें तो आप एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशंस को रिजॉल्व कर सकते हैं। साथ में हमने देखा कि जो भी हमारे जो रणनीति है कि जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस के लिए जो आपके रणनीति है, तो उस रणनीति में कौन से रणनीति को अप्लाई करने से क्या लाभ होगा और साथ में उस रणनीति के कारण कैसे आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपका अफेक्ट करेगा। तो जो प्रत्येक रणनीति है जो विशिष्ट लाभ और समझौते प्रदान करती है, जो आवंटन दक्षता, प्रदर्शन और मेमोरी उपयोग को प्रभावित करती है। फ्रेगमेंटेशंस को संबंधित करना और ओवरहेड का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना सिस्टम प्रदर्शन और संसाधन उपयोग के लिए महत्वपूर्ण रूप से बढ़ सकता है। तो यह हमें विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए कि जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस है, तो जो कंपाइलर है, क्योंकि कंपाइलर जो है, जो आपने लैंग्वेज लिखा, हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिखा है, उसे वह मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। वह जो मशीनी भाषा है, जब वह मशीनी भाषा आपका एग्जीक्यूट होता है तो एग्जीक्यूशन के टाइम में कुछ मेमोरी एलोकेशंस जो होते हैं वह स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होते हैं और कुछ मेमोरी एलोकेशंस होते हैं वह डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होते हैं। तो ये जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है उसे विशेष रूप से प्रबंधित करना रहता है। अगर उसके प्रबंधन पे अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो आपके जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस, आपके प्रोग्राम का जो परफॉर्मेंस है, जिसे हम मेनली मेजर करते हैं उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से, मतलब उसको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगा, और उसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से कि उस प्रोग्राम को रन करने के लिए कितने मेमोरी की आवश्यकता है, तो यह विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटजीज को हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। तो उचित आवंटन, रणनीतियाँ और तकनीकों को सावधानीपूर्वक चयनित और लागू करके डेवलपर्स प्रभावी मेमोरी प्रबंधन सुनिश्चित कर सकते हैं। बर्बाद स्थान को कम कर सकते हैं। यहाँ बर्बाद स्थान का मतलब है जो फ्रेगमेंटेशंस के कारण जो स्पेस आपका बच जाता है उसे कम किया जा सकता है और डायनेमिक स्टोरेज वातावरण में उच्च प्रदर्शन स्तर बनाए रख सकते हैं। धन्यवाद।